प्रिय शिष्यगण, आप सभी का अभिनंदन, आभार। आप सभी को दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज कक्षा 7 के इस हिंदी व्याकरण के अनुपम श्रृंखला नंबर 4 में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से स्वागत है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत स्वरों की मात्रा के बारे में हम पढ़ाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ाया था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आज हम पढ़ाएंगे स्वरों की मात्रा। आइए इस स्वरों की मात्रा क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। स्वरों के प्रत्येक चिन्हों को मात्रा कहते हैं, यानी स्वरों का जो चिन्ह होता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वरों की मात्राओं का ही प्रयोग होता है, यानी व्यंजन के साथ जब स्वर को मिलाया जाता है तब स्वर नहीं लिखा जाता बल्कि स्वर की मात्रा लिखी जाती है। जैसे अ का कोई एक स्वर है लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ए आ है, आ की मात्रा ए है, छोटी की मात्रा इस तरह। ये मात्रा आप सभी जानते हैं कि मात्रा कैसे लिखी जाती है। अब मात्रा युक्त वर्ड क में हमने अ की मात्रा लगा दिया। अ को लिखा नहीं बल्कि अ की मात्रा लगाया। अ की मात्रा होती नहीं है, बस अनुभव करते हैं। आ हमने लिखा नहीं बल्कि आ की मात्रा क में लगा दिया तो ये का हो गया। उसी तरह सारी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं जो इसके अंतर्गत है। विशेष। विशेष क्या है, विशेष के बारे में जानते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ की सहायता से होता है। ठीक, अगर अ न लगे तो वह शुद्ध रूप से व्यंजन नहीं बोला जा सकता, हैंग कर जाएगी। जो ध्वनि निकलेगी वो अटक कर निकलेगी। जैसे को अ की मात्रा लगा दें तो हम बोलेंगे क। ठीक, सेकंड है अ की ध्वनि के बिना व्यंजन, अ की ध्वनि के बिना व्यंजन क, ख, ग, घ के रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात हलंत लगा दिए जाते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र वर्ड में उसके सामने लगती है, र वर्ड में उसके सामने लगेगी, यानी कि र में इस तरह नहीं बल्कि ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे रुपया, रुपया छोटा ऊ की मात्रा हमने ऐसे लगाया, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे हल्का से कर देते हैं। ठीक है, वहीं बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए जैसे बड़ा ऊ लगाते हैं उसी तरह नीचे की तरफ कर देंगे। ठीक है, जैसे बड़ा ऊ लगा तो ये देख रहे हैं ये कैसे बड़ा ऊ की मात्रा, उसी पर बड़ा ऊ की मात्रा कैसे उसकी चिन्ह को लगा दिया। र के साथ री की मात्रा नहीं लगती है, यानी कि र के साथ री की मात्रा नहीं लगाई जाती है। आइए इसके आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह, अयोग का मतलब होता है जो न स्वर के साथ आए न व्यंजन के साथ आए। स्वरों की संख्या 11 है, उस 11 संख्या में अंग और अह नहीं है। व्यंजनों की संख्या कुल 33 है, उस 33 संख्या में अंग और अह नहीं है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया है, जो न स्वर के साथ योग करे न व्यंजन के साथ। हिंदी वर्णमाला में अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं, ऊपर बिंदी लगती है, अह जिसको विसर्ग कहा जाता है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अर्थात न स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला में स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आते हैं। वर्णमाला में स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजनों से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, आइए अनुस्वार के बारे में जानते हैं। ये अयोगवाह हो गया। अब इसी अनुस्वार को हम पढ़ते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। जब
जिस व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाई जाती है उस बिंदी का उच्चारण नाक से होता है, मुंह से नहीं होता है। ठीक है, इसे वर्ड के ऊपर लगाया जाता है। कोई भी वर्ड है उसके ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे प के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया। अब इसका उच्चारण कीजिए। प का उच्चारण तो मुंह से हम करेंगे, लेकिन प के बाद जो अनुस्वार का उच्चारण होगा वो नाक से होगा। जैसे प तो हम बोल रहे हैं, प के बाद फिर हम नाक से बोलेंगे। अंग जो बोल रहे हैं, अंग वही क्या है, अनुस्वार है। उसी तरह हंस, कंस, पंचम, गंगा, ग हम बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं गंगा। ठीक है, उसी तरह विसर्ग है, इसका उच्चारण कंठ से ह के समान होता है। कंठ यहाँ है, ह के समान होता है, आधा ह, हलंत ह की तरह। इसका चिन्ह इस तरह लगाया जाता है। इसका प्रयोग वर्ड के अंत में होता है। कोई वर्ड उसके अंत में हो जाएगा। जैसे तो के ऊपर जो है अ की मात्रा लगी है, अ के उच्चारण के बाद हम ह बोल रहे हैं। इस विसर्ग को आधा ह की तरह बोलते हैं। अतः, प्रातः, प्रायः, स्वतः। तो मित्रों, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब विसर्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक। क्या है, अनुनासिक। जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसी को अनुनासिक कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। ये इस तरह लिखा जाता है। ठीक, इसका प्रयोग वर्ड के ऊपर किया जाता है। जैसे आ हम बोलते हैं, आंख बोलते हैं, तो आ बोलेंगे, उसके बाद चंद्रबिंदु बोलेंगे, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होगा। मुंह से भी बोल रहे हैं, नाक से भी। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आ रहा है, ठीक है, और अनुसार में अंग आता है, इसमें आ रहा है। ठीक है, चाँद, अंग, ये अंतर है। अनुस्वार को हम बोलते हैं अंग और इसको बोलते हैं आ। ठीक है, गाँव, यहाँ, वहाँ, हा के बाद आ बोल रहे हैं। राइट। आगत ध्वनियाँ, आगत का मतलब जो आई हुई है विदेशों से, विदेशी ध्वनियाँ इसे कहा जाता है। आ, ये आ है, अर्थात अर्धचंद्र बिंदु। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उस समय इसे हम अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। क्यों? ये चंद्र बिंदु की तरह है लेकिन बिंदी नहीं लगी है। ठीक है, अर्ध माने आधा चंद्र बिंदु की तरह। जैसे डॉक्टर, कॉफी, बाल, कॉलेज। राइट। मेरी बात आपको समझ में अवश्य आ रही होगी, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है। आइए हम चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्यंजन के भेद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्यंजन के बारे में पहले पढ़ें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन ऐसे वर्ड हैं जो अकेले अगर इनका उच्चारण किया जाए, जैसे अकेले का मतलब हलंत लगाकर, तो इन्हें शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते, अटक कर बोलेंगे, परेशानियां आती हैं। लेकिन वही अ की मात्रा लगा दिया जाए, अ की चाहे छोटी बड़ी 11 स्वर में किसी की मात्रा लगा दिया जाए तो ये आसानी से बोले जा सकते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन है, लेकिन उस तरह 33 व्यंजन है। 39 कैसे हैं हम आगे इसमें बताते हैं। जैसे क वर्ग, वर्गों की संख्या टोटल 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग 5। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 है। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 है। ठीक है, तो ये क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये टोटल वर्णों की संख्या हो गई, टोटल आपकी 25 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 25 हो गई। अब देखिए, ये य, र, ल, व जो व्यंजन है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिसके बारे में बताया जा चुका है। ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, काकल्य ह, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और छ, त्र, ज्य, स्र इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। उसी तरह अन्य वर्ग जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है या अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ड और ढ में बिंदी लगाकर इन्हें ड़ और ढ बनाया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर व्यंजनों की संख्या 25, 25 4 29, ठीक है, 29 4 33, 33 4 कितने हो जाएंगे? 37 2 39। ठीक है, तो टोटल व्यंजन 33 है। इसमें आपका ये जो है, ये जो दो अलग से जोड़ दिए गए हैं, 2a, ठीक है, और बाकी आपका इसमें टोटल यहाँ पर 39 हैं। लेकिन उस तरह व्यंजनों की संख्या पूछा जा तो 33 होती है। जैसे ये 25 हो गए, 25 4 29, ठीक है, 25 4 29, 29 4 33, यहाँ तक जो होते हैं इन्हीं को व्यंजन कहा जाता है, 33 व्यंजन। अगर कुल की बात किया जाए मिलाकर सब संयुक्त व्यंजन अन्य वर्ग तो 39 हो जाएगी। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं व्यंजनों के भेद। ठीक है, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, और आपका है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जिसकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे। तो मित्रों, आपको ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला कैसी लगी आप अवश्य मुझे बताएं, कमेंट अवश्य आप करें, क्योंकि पता नहीं चलता है कि आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। आज का प्रश्न है आपके लिए, जिसे हम होमवर्क कहते हैं। आइए होमवर्क में हम आपको देते हैं, जो ये प्रश्न है उसी को देते हैं। ठीक है, ये जो ग प्रश्न है इसको आप लिखेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ये 2 प्रश्न हैं। ठीक है, इतने प्रश्न का आप आंसर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय